स्पेनिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है ब्यूरोक्रेसी पे अखराजात कम करने का। ये फैसला करते ही उन्होंने उस पर अमल दरामद भी हमारी तरह नहीं कि बैठ गए हैं, अब कमेटियाँ बन गई हैं, उस पर कोई 18 मिलियन यूरो से ज़्यादा की बचत फर्स्ट फेज में हो गई। 18 मिलियन? हाँ जी, बहुत यूरो, आपका रुपया नहीं, यूरो, जिसकी बेचारे की हैसियत ही कोई नहीं रह गई। और मैंने तो चंद दिन पहले लिखा है कि अगर यही हालात रहे ना राय साहब मामला, तो फिर आपको कोई 1 मिलियन रुपए का नोट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और वो जो चीन में हुआ था ना कि बोरी लेके निकले तनख्वाह की, फर्स्ट अवेलेबल कमोडिटी प्याज नजर आएगा वही ले लो, वही ले लो, क्योंकि अगले चौक तक जाते जाते शायद इस जो बोरी है नोटों की, इसके एवज इतने प्याज भी ना मिले। मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की ये जो पिछले थे हमारे या फाइनेंस मिनिस्टर, 13 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ये मिसमैनेजमेंट की इंतहा नहीं है? एक तरफ इतनी ज्यादा है जिंदगी, हम जब वज़रा के और कैबिनेट के इजलास देखते हैं, उनका रंग रूप देखते हैं, जाहो जलाल देखते हैं, फिर ये गलियां मोहल्ले देखते हैं, ये गंद बला देखते हैं, तो गुस्सा तो बड़ा चढ़ता है। इसको सूरत है ख्याल है कि आप अगर ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी तनख्वाहों पे जाएं, उनकी मुराद पे जाएं, तो अब आपको ये वज़रा और MNA MPs की तनख्वाहों के ऊपर मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा जो है ना वो अब आपको शायद तनकीद का या इनको क्रिटिसाइज़ करने का आपका दिल ना चाहे। अब जो मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पे तो तनख्वाह जो है वो 4-5 लाख से शुरू होती है। राणा साहब तनख्वाह की बात नहीं कर रहे, नहीं मैं सहूलतों की बात कर रहा हूँ, गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, बाकी जो ऑफिस का जो डेकोरम होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये अब तो बड़ा फर्क ये है कि वो डिलीवर करते हैं। ये जो मल्टीनेशनल्स की बात कर रहे हैं वो बंदे को निचोड़ती फिर उसी तरह है। सही, अगर वो आपको सैलरी अच्छी दे रहे हैं तो फिर टारगेट भी बड़ा जबरदस्त दे रहे हैं, वो टारगेट आप अचीव भी उसके लिए एजुकेशन बहुत चाहिए। ये तो गुड फॉर नथिंग क्राउड है। नहीं ये यहाँ पे गुड फॉर नथिंग नहीं है, लेकिन ठीक है, टारगेट डिलीवर नहीं कर रहा। ओके चलें, इसी पे आपको एक और बात, लेकिन इस तरह कहना कि अच्छा चलें, नथिंग कुछ नहीं, इस तरह नहीं है। आखिर काम हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। आप ये क्यों नहीं करते? म्यो गार्डन्स, मैं इत्तेफाक से किसी दोस्त को वहां छोड़ने गया, 2-2 एकड़ के घर हैं। हाँ, अभी तक मौजूद एकड़ के घर। हाँ, आप टेक होम सैलरी उनको जितनी मर्जी दें, ठीक, लेकिन ये जो लल्ले तलल्ले हैं ना, 20-20 नौकर काम कर रहे हैं, 8-8 गाड़ियां सरकारी घर में खड़ी हैं, देखते हैं हम। नहीं लेकिन अब 2-2 एकड़ के, अब देखें ना, अब बात बनी हुई है ना, अब जो बात एक दफ़ा बन जाती है ना, फिर उसको कोई करेक्ट करने की सोचता ही नहीं है। अब के पास अगर एवं किसी मिनिस्टर के पास नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, मिनिस्टर के पास नहीं होंगी, मैं आपकी बात मान लेता हूं, सेक्रेटरी के पास, लेकिन मैंने खुद देखी है। मैं सेक्रेटरी के पास, मैं नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं सेक्रेटरी के पास 8 नहीं होंगी तो 6 होंगी ना जी ना, 2 से ज्यादा नहीं होंगी। अगर 2 से ज्यादा किसी ने रखी हुई है तो होता ये है कि वो जो होते हैं ना प्रोजेक्ट्स, वहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी जो है वो ले लेते हैं, लेकिन अगर रखी हुई है तो वो गैर कानूनी है। अगर वो आदमी पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ गैर कानूनी। आपकी ब्यूरोक्रेसी तो घर नहीं छोड़ती, बंदे की ट्रांसफर हो गई है, वो बैठा है फेडरल गवर्नमेंट में, वहाँ भी एक घर पे काबज है, यहाँ GOR पे भी नहीं छोड़ रहा है। अगर वहाँ पे वो घर पे काबज है तो गलत है, ये हो नहीं रहा। लेकिन देखें बात ये है कि अगर एक आदमी जो है वो किसी भी लेवल पे 18, 19 या 20 ग्रेड में वो काम कर रहा है, उसका यहाँ पे घर मिला हुआ, उसके बच्चे जो है वो स्कूल गोइंग है, बीवी भी उसकी किसी न किसी जगह मुलाजमत करती है। के पास भी होते हैं। नहीं फिर अब आप देखें, आप उसकी अगर ट्रांसफर करते हैं किसी जगह पे, तो फिर हर चीज वो फिर सर पे उठाए अगर जाएगा, अगर आप उसको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं देते तो फिर आप कैसे काम करें? जरूरी है इतने बड़े? ये बिल्कुल नहीं जरूरी, ये बिल्कुल आपके मुताबिक के लिए फंड्स भी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं जरूरी। ऑप्शन करें, मतलब म्यो गार्डन है, हाँ, रेलवे का, आप जानते होंगे घरों के साइजेस क्या हैं, उनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होती होगी? नहीं, वो उसको नहीं मेंटेन होते ही नहीं है वो। नहीं, मैं उनके लॉन्स मेंटेन होते हैं,
का जंगल तो नहीं है वहाँ। कहने के मुताबिक जो आपको जो टिश्यू नहीं, एक मिनट थानेदार साहब, बड़ा गवर्नर हाउस है, एक मिनट थानेदार साहब, मेरी बात में गवर्नर हाउस की बात ना करें, गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छा नहीं, मेरी बात एक मिनट, मैंने कुछ और नहीं, इतने बड़े बड़े घर, मुझे ये बताएं कि आप उसी को ऑक्शन करें, वो रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे उसे बेचे, ठीक है, बड़े खूबसूरत लेविश पॉश फ्लैट्स बना के दे उन्हें, मेंटेनेंस फ्री हूँ। देखिए, इसमें बात ये है कि ये आइडिया जो है ये पिछले तकरीबन 10 साल से जो है ये फ्लोट भी हो रहा है, सोचा भी जा रहा है, इसके ऊपर काम भी हो रहा है, लेकिन ये है कि सरकारी प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करना, उसकी प्राइवेटाइजेशन करना और उसके बाद उसकी जगह पे इस तरह के मंसूबे जैसा कि आपने जिक्र किया बनाना, अभी इसमें जो गवर्नेंस अभी इसमें जो जिस दिन ये एक्शन शुरू होगी ना जी, उसी दिन आ जाना है मीडिया की तरफ से जी, इतना स्कैंडल हो गया, फ्रॉड हो गया, अभी गवर्नेंस लेवल कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। मैं तो ये नहीं, ऑक्शन होगी तो फिर तो नहीं होगा, ऑक्शन में भी आएगी, अगर बांटेंगे फिर तो होगा। देखिए, बात ये है कि अगर नहीं भी करेंगे फिर भी एलिगेशन के आने का खतरा है, लेकिन अगर थोड़ा करेंगे ज़्यादा एलिगेशन आएगी, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी गवर्नेंस लेवल जो है वो इतना बेहतर नहीं हुआ कि आप ये कह सकें कि इतने बड़े बड़े जो मंसूबे हैं इनको गवर्नमेंट जो है वो बड़ी आसानी से जो है इनको पागलों का ग्रो आएगा, वो काम नहीं, पागलों का ग्रो कोई नहीं आना, नहीं, पागल आ चुके हैं ये इस मुल्क में 3-4, और उन पागलों ने नहीं पागल, वो पागल अब कोई नहीं आएगा। यू हैव मिसअंडरस्टूड, पागलों के ग्रो जमहूरियत को चलने दें जी, बस एक ही हाल है, वो खत्म की बात नहीं हो रही। कोई ऐसे लोग जो आदमी वोट लेके आएगा ना, देखिए मेरी बात सुनिए, जो आदमी वोट लेके आएगा ना, जो आदमी वोट लेके आएगा उसका बिल्कुल दिमाग जो है वो दुरुस्त हो जाता है, वो पागल रहता नहीं अगर हो भी, और ना वो पागलों की तरह से जो है वो हुकूमत कर सकता है। ये सिर्फ आप लोग जो है ना ये ठंडे स्टूडियोज में बैठ के ये सारी बातें करते हैं। मैं तो आपसे ये कहता हूँ, मुसीबत ये है आप मेरे दरमियान आज कम्युनिकेशन का गैप है। मैंने पागल का लफ्ज पॉजिटिव मानों में इस्तेमाल किया। अच्छा, मैंने उस तरह के पागलपन का मतलब कमिटमेंट वाले जो इस बात की परवाह न करें कि अगर हमने एक पॉजिटिव काम किया तो स्कैंडल, हाँ, ये किसी ने तो करना है ना, कहें कि 10 साल बाद ही लोग याद करेंगे, लेकिन हमने ये करना है, बुलडोज करना है, तेजी से करना है, ये लटकानी नहीं है चीजें। अब तो बेशुमार फैसले इसलिए नहीं होते, बाकी ये राय सब ठीक कह रहे हैं, ये अरकाम खास स्कैंडल है कि जो गुड गवर्नेंस है वो थ्रू डेमोक्रेसी आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आइए जनाब, बैठे ना, बैठे प्लीज। थैंक यू। ये डॉक्टर समया से तो वाकिफ काफली की, मैं एक और लफ्ज लगा था बोलने, फिर आपने उसको मिसअंडरस्टैंड करना था। अच्छा, उसमें यह है कि अभी देखें 2 साल हो गए जमहूरियत को, मीडिया को, यानी जो है वो अपना प्रोएक्टिव किरदार अदा करते हुए जुडिशरी को आज़ाद हुए, तो इसमें मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है वो इस काबिल या इस मामले की जो है वो अहमियत को उजागर करेगा, और ये मामला होंगे जो आप ये बात कर रहे हैं कि 2 एकड़ कमीशन वो 25 एकड़ में है, ये 25 एकड़ के घर जो ये रहने नहीं है, अब इन्होंने अब घर जो है वो 10 मरले या कनाल से ज्यादा जो है वो 25 एकड़ का घर, वो क्या भाग के सोचते हैं? देखिए, वो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं, जिन जमानों की हैं वो अंडरस्टैंडेबल है, वो उस वक्त के चल रहे हैं वो। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि खाकों के ऊपर जिस तरह का रिएक्शन आया है हम लोगों का, जाहिर है जो मुसलमान है वो आका से, जो कहते हैं माँ बाप से बढ़ के मोहब्बत करने वाला हर आदमी है, लेकिन असद साहब ये बताएं, ये सऊदी अरब में भी आए देखे गए, ये ईरान में देखे गए, तुर्की में देखे गए, मिस्र में, हम जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं हम ठेकेदार हैं, हर चीज़ जो हमने शुरू करनी है, ये सऊदी अरब वालों ने तो इस तरह हड़तालें नहीं की, इस तरह निज़ाम को नहीं रोका, ईरान वाले ने नहीं की, एक हमने ठेका उठाया हुआ है कि हर काम जो बस यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें आके सारा निजाम रोकने की कोशिश। अच्छा, आपको पता और ये कोशिश सऊदी अरेबिया के इमाम ने क्या कहा है कि ये वक्त है अपना ईमान मजबूत करने का। बिल्कुल। मैं ये पीटता हूँ राना साहब, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसके नतीजे में मैन आवर्स बर्बाद होते हैं, एनर्जी बर्बाद होती है, ट्रैफिक में खलल पड़ता है, ठीक है, सड़कें अपनी बर्बाद करते हैं, टायर अपने जलते हैं,
फिजा अपनी की आलूदगी का तबाही का बायस बनते हैं। और टाइम का टाइम, मैंने वही कहा ना जी, मैन आवर्स वो सबसे कीमती चीज है, जो सबसे कीमती है। अच्छा, छाती भी अपनी, हाथ भी अपने, मातम अपना, उसके बाद घरों घरी। अच्छा, वो हमें मुसलसल ये पेन ब्रेकिंग करते हैं, हम इसी तरह का रद्द-ए-अमल करके तमाशा बनते हैं, तमाशा करते हैं, नतीजा सिफर। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि रद्द-ए-अमल शायान शान होना चाहिए, और वो है ताकत का हुसूल, एक ऐसे बैनुल-अक़वामी उस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी हैसियत का विक्ट्री स्टैंड पे आपका वजूद हो कि किसी को ऐसी जुर्रत ही ना हो वाह वाह, ये घटिया काम करने की, और उसको शॉर्टकट कोई नहीं है। असल बदला यही है। ये क्या ट्रेडिशन है, ये हमारा क्या है? नालैन मुबारक चोरी हुए, कितना उबाल था, यूं कर देंगे मुंह कर दे, अब को उसका जिक्र ही नहीं करता। और वही लोग, ये या मासूम लोग हैं, जज्बात में आ जाते हैं, कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। देखिए इस बेशुमार मुसलमान मुल्क हैं जो हमारे ही भाई हैं, उनके भी दिल दुखते होंगे, लेकिन वो इस तरह रिएक्ट नहीं करते। ये क्या फिनोमेना है? इस मर्तबा जो है ना, ये कुछ इस तरह से हुआ है। पहले तो ये था कि डेनमार्क के खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स को आग लगाई जा रही है और अपना ही नुकसान किया जा रहा है, और डेनमार्क की चीज़ें जो है वो हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उनको कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। इस मर्तबा ये हुआ है कि जो वो फेसबुक थी उसका जब हुआ है बाइकआउट, तो उसके बाद फिर थोड़ा जो है ये इसमें लोगों ने जो है वो यानी एक सॉलिडेरिटी का और इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, तो उनको इस बात की समझ आई है कि हमने ये गलत किया, और ढंग का तरीका इख्तियार करें। उसको ऊपर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। वहाँ पे जो मज़हब है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वहाँ पे कोई, यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ पे तो देखे हर मस्जिद आज़ाद है, हर मस्जिद का मौलवी जो है जो चाहे उसका जुमे के दिन जो है वो अपना जो है वो खुतबा और अपना वो एजेंडा जारी कर देता है। बाकी मुल्कों में सऊदी अरब देख लें, वहाँ पे हर मस्जिद के मौलवी के पास एक चिट आती है कि जी आपने इस जुमे को ये बात कहनी, उससे ना आगे ना पीछे। अच्छा, आप मुझे बताएं, जेन्युइनली इस तरह की आज़ादी होनी चाहिए कि आप लोगों को इश्तिहाल दिलाएं, उनको एक्सप्लॉइट करें, उनको मिसयूज करें? इस वजह से मुल्क जो है वो बहुत बड़ी मुश्किलात में जो है वो गिरा है, और दो चार है भी और हुआ है। इतना दिल दुखता है, आपके यकीन करें, शायद ही कोई मस्जिद हो जिसने इंक्रोचमेंट का इर्तिकाब ना किया। लेकिन इसमें मीडिया जो है वो भी एक अपना जो है किरदार, रोल जो है वो सही तौर पे अदा नहीं कर रहा। ये अब फेसबुक के मामले में जितना मीडिया ने इस काम को उठाया, मीडिया का रोल जितना काम उठाया उतना पॉजिटिव नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ जुज़वी तौर पे जलती पे तेल डालने और प्रोवोक करने। मैं समझता हूँ कि हमारे मौलवियों की समझ में नहीं आनी थी बात कि ये फेसबुक वाला मामला, अगर ये मीडिया वो बता देते कि ये हो रहा है, इसके बारे में अगर आप इजाजत दें, आई फील वेरी स्ट्रांगली कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस किस्म की ये जो एक मीडिया में ये बाहर से एक प्रोपोगेंडा शुरू होता है, रिएक्शन में आई एम अग्रीड विथ यू ऑल कि भाई हमारा रिएक्शन यही होना चाहिए था कि फेसबुक का बाइकआउट करें। लेकिन जो असल बात है मुझे जो कहनी है वो ये है कि वो कब वक्त आएगा जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम PhDs हैं, जो हम फिलोसोफर्स हैं, जो हम हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो मुल्ला कब बनेंगे? मुल्ला क्यों एक सेक्ट लोगों पे छोड़ दिया है कि भाई चाहे तुम पढ़े लिखे हो या नहीं? जी बिल्कुल। तो हर पढ़े लिखे बंदे के अंदर जो मुसलमान कुरान है, ये फर्क सिर्फ उस वक्त पड़ेगा जब पढ़ा लिखा कोई मुल्ला बन जाए। मौलवी को पढ़ाना शायद मुमकिन नहीं है। पढ़ा लिखा का मुल्ला असेंबली में बैठे हैं, अपने बच्चे का निकाह हम खुद क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं करेगा। अपने किसी अजीज का की नमाज जनाजा वो 45 सेकंड का काम है। पढ़ा लिखा रिएक्शन था वहाँ मजहबी स्टेट का मजहब है। डोंट यू थिंक कि ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि इस मामले में हमारे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं और बड़ी शद्दोमत से शामिल हैं। मिसाल के तौर पे यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यही फरमाया अपनी पूरी ज़िंदगी के कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया जाए। ये इसमें आज़म है, इससे बढ़ के और किसी आयत का कोई जो है वो दर्जा हो नहीं सकता। ये इसमें आज़म है। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
पढ़ के कोई काम हम शुरू करते ही नहीं है। हमने पहले तलावत का रखा होता कि जी पूरी जो है वो तलावत होनी चाहिए, फिर तलावत के लिए कारी भी होना चाहिए। अब उसके बाद ये हमारी असम्बली में ये मामला उठाया गया और कहा गया कि नहीं जनाब, इसमें तलावत के बाद नात भी होनी चाहिए। और उसमें कुछ थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने रजिस्ट किया कि यार ये देखें, जब यानी जो चीज़ यानी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया या अल्लाह के नबी ने जिसके ऊपर अमल नहीं किया तो आप उसको ना करें। उन्होंने कहा कि जी आप अल्लाह के रसूल के नाम को लेने के ऊपर आप मुखालफत करते हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब पहले तलावत होती है, उसके बाद फिर नात होती है उनके लिए, उसके लिए दो मौलवी जो है वो कारी साहबान रखे और नहीं दो और रखे गए हैं। फिर उनको जो है ये बाकायदा सबको एंगेज किया गया है। तो अब यानी उसमें कोई उस पूल में कोई 15-20 आदमी, चलो कुछ 15-20 आदमी। अब बात ये है कि अब जो आदमी ये बात करेगा कि जी देखें अल्लाह के नबी ने का हुक्म ये है, उसके ऊपर फौरन कुफ्र का फतवा लग जाएगा कि जनाब आप अल्लाह के रसूल के नाम की ये जो नफी कर रहे हैं। फतवा मैन्युफैक्चरिंग है ना, हाँ, इसी में हम सबसे आगे हैं। और ये हम आज बहुत ही ज़्यादा गैर सियासी गपशप आप लोगों के होते हुए तो सियासत पर ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए। आपने कहा है रिसेंटली कि 18वीं तरमीम के बाद जी गवर्नर की कोई हैसियत नहीं। इसको अलहदा रखते हुए आप मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम का फ्यूचर क्या है? 18वीं तरमीम का जो फ्यूचर है वो अगर तो आप इस लिहाज से पूछ रहे हैं कि उसमें जो जुडिशरी से मुतल्लिका मामला है और जिसको चैलेंज किया गया है, देखिए जी असल जो बात है वो तो ये है कि आइन की जो स्कीम है उसमें किसी को ये इख्तियार नहीं है मासवाए पार्लियामेंट में कि इसमें कोई इजाफा करे या इसमें कोई डिलीशन करे। और अगर कोई और तरीका ईजाद हो गया कि उस तरीके के साथ आइन की किसी दफ़ा को कलअदम करार दिया जा सकता है या उसको जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। पार्लियामेंट तो कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। अगर इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार जो है वो अगर सामने लाया गया तो ये एक तबाही होगी। और हमें फ़िलहाल इस बारे में ऐसा सोचना इसलिए नहीं चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जिसमें 17 इंतहाई मोतबर तरीन यानी पाकिस्तानी भी और जज साहबान बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो आइन और कानून के मुताबिक ही जो है वो फैसला करेंगे। इसलिए मुझे ये नज़र आता है कि 18वीं तरमीम का जो है फ्यूचर वो यही है कि इसको पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया है, तमाम सियासी जमातों ने कंसेंसस से इसमें हिस्सा लिया है, तो इसलिए ये बरकरार रहेगी। आपका राय साहब? मेरा इसमें ख्याल ये है जी कि क्योंकि पार्लियामेंट ने जिस तरह राना साहब ने कहा है इसको मंजूर किया है और असल साहब आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को अवाम इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को अवाम इलेक्ट करते हैं। कोई अदारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके जो लोग हों उस अदारे के लोग उसे जमहूरियत का मतलब तो फिर जमहूर की हुक्मरानी। हाँ जी, तो इसलिए ये जो इतराज किया गया है जैसे भी उनको भुगते हैं, तो ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। और मैं बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि ये जमहूरी इदारों की और पार्लियामेंट की फतह होगी और इसको जो पार्लियामेंट ने पास किया वो इंशाल्लाह कायम। डॉक्टर समिया आप बताएं, ये राना साहब और ये खुशखबरी है कि राय साहब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि 18वीं तरमीम को कोई ऐसा हम तो मुत्तफिक नहीं, हम तो चाहते भी यही है कि ये हमने वोट किया है, इन्होंने भी वोट किया। इसमें कोई शक नहीं कि ऑल पार्टी कंसेंसस हुआ था और इस पर डिस्कशन हुई थी कि 18वीं तरमीम को बड़ा वेलकम किया गया, इसलिए कि हमें जिस कमजोरी को दूर करना है वो अपने पॉलिटिकल कल्चर के अंदर हमने डिफरेंस डालना है। जब तक हम पॉलिटिकल कल्चर को कंसोलिडेट और स्ट्रेंथन नहीं करेंगे विद अमेंडमेंट्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसी गलती को रिपीट करने के लिए डूम्ड होंगे। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस 18वीं तरमीम में भी कुछ शिके हैं जिनमें गुंजाइश है। 19वीं तरमीम भी आनी चाहिए और उस 19वीं तरमीम की हमारी पार्टी ने कुछ सजेशंस दी हैं, लेकिन ये है कि जब उनको इंशाल्लाह हम उसको भी कंसेंसस के साथ डिस्कशन के साथ लाएंगे असेंबली के अंदर कि मजीद इम्प्रूवमेंट और मजीद इसको फैलाव करके पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग या पॉलिटिकल कल्चर में जब तक ये चेंज नहीं आनी थी हम अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। राणा साहब एक बात बताएं जी, और आप समझ लें कोई नहीं सुन रहा,
ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की सज़ा का फैसले पे आप लोग मुट्ठी नहीं रख के बड़ी महारत से, हाँ, आपकी पार्टी ने इस मसले को गोल कर दिया है। गोल कर दिया। अमेरिकन प्रेशर था, सऊदी प्रेशर था, कि दोनों का प्रेशर था, या आप थक गए बोल बोल के, कि हुआ क्या है? नहीं, देखें, बात यह है कि जनरल मुशर्रफ की सज़ा और उसके रजीम में कुछ लोग ऐसे जिनमें जो है वो मेजर सैफुल्लाह का नाम भी आता है, जो साबिक होम सेक्रेटरी है एजाज शाह, उसका नाम भी आता है, जो अपना मेजर जनरल नदीम ताज है, उसका नाम भी आता है। देखें, बात यह है कि अगर तो हमें ज़िंदगी ने मोहलत दी और ये बात हमारे इख्तियार में हुई, तो हम तो इनको इंसाफ के और कानून के कटहरे में हर कीमत पे लाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने टार्चर कैंपों में जो सलूक हमारे साथ किया है वो हमें जो है वो कब्र तक भूल नहीं सकता। लेकिन अब मामला ये है कि जब हमें सामने नज़र आ रहा है कि ये होने वाला नहीं है, तो फिर एक ही बात को रोज़ 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 करते जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जहाँ तक हमारी कमिटमेंट का तल्लक है कि इन लोगों को, जिसमें जनरल मुशर्रफ भी शामिल है और उसके साथ ये लोग भी शामिल हैं, ठीक है, तो नहीं होता है, उनको जिन लोगों ने सियासी तौर पे उनको सपोर्ट किया कि वो लीग ने दूसरे, उनका ठीक है, एक और मामला है कि उनसे हम पॉलिटिकली ही जो है वो उनको फेस करेंगे। लेकिन ये लोग जो थे, इन लोगों से मुतल्लक जब भी हमें ये इख्तियार और ताकत हुई तो इन लोगों को जो है सजा दी जाएगी और दी जानी चाहिए। वो जनरल साहब इंसाफ के कटारे की बजाय अवाम के कटारे में आ रहे हैं, तो आ जाएं, बड़ी अच्छी बात है। वो तो और भी अच्छी बात है, आ जाएं इंशाल्लाह। उन्हें अपनी औकात इसको पूछे, ये काफिले वालों को पता सारा, ये तो मानते ही नहीं। नहीं, हम भी पहले भी हम उन्हें नहीं लाए थे, इन्हीं लोगों की कमजोरियों से वो आए थे कि जब नवाज शरीफ ने कहा कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कारगिल में क्या हुआ, उनकी कमजोरी की वजह से एक जो ये आमिर है या जनरल मुशर्रफ है वो ऑलरेडी इंस्टॉल थे जब हमारी गवर्नमेंट आई। 2 साल 2.5 साल उनको हो चुके थे, तो पैर पक्के थे। अभी भी अब मेरी बात सुन, अब प्लीज मेरी बात सुन लें, यही इंस्टॉल करने वाले, उनको प्रमोशन आउट ऑफ टर्न देने वाले यही लोग हैं। जब वो उनको ले आए और उन्होंने जो कुछ भी किया और हमने उनके साथ उस टाइम को गुजारा जैसे तैसे, वो कहानी अब अगर नहीं, अभी भी इन कोएलिशन की ये जो आप नहीं मिल बैठ रहे, ये दोबारा उनको लाएंगे, यही लाएंगे, जैसे तैसे, जैसे दोबारा यही लाएंगे। हमारी बारी इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट दोबारा जो है वर्दी के साए तले इनको दोबारा ठोके लगाने का मौका मिले। राणा साहब, जैसे तैसे कहते गुजारा क्या कि हमने तो जैसे तैसे जोर पे नहीं आए थे, ये बात तो यशियां की वो जैसे तैसे। अच्छा, मैं एक बात आपके हक में, डॉक्टर समिया नहीं, इनके हक में डंडी मार गई हैं आपने, उनको तो ये ताना दे दिया, आउट ऑफ टर्न प्रमोट करके जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी ज़ियाउल हक को कान से पकड़ के ले, बिल्कुल ऐसे हुआ था, एक बंदा जिसकी को प्रेजेंस ही नहीं थी, बिल्कुल ऐसे हुआ है। और यही हमारी पॉलिटिकल, यही बात मैं पहले भी कर रही थी कि जब तक हम अपने पॉलिटिकल कल्चर और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम में कर दिया जी, इस्लाह तो क्या हुई है, आप वैसे उसकी बहुत बड़ी कीमत भी दे चुके हैं, तो जान दे कि उसकी कीमत चुकाई है। इसमें इन्होंने 8-9 साल की जला, इन्होंने तो 2 दफा कीमत दी है, 1 दफा भी नहीं, 2 दफा। लेकिन मैं एक बात ये जरूर करूंगी कि ये कहना कि जी आपकी बात का जवाब था कि काफ लीग को पता होगा वो मुशर्रफ को लेंगे, नहीं, मुशर्रफ को या इन जैसे लोगों को हालात लाते हैं, आपकी कमजोरियां लाती हैं। इस वक्त की गवर्नमेंट भी जो कमजोरियां शो कर रही है, कोएलिशन गवर्नमेंट, वो दोबारा किसी ऐसे ही बंदे को लाने की आवाज आ रही है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हमें इनके कानों में इसलिए आ रही है कि अगर वो आएगा तो ये हुकूमत में आएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसी इसी से डॉक्टर साहबा की बात से रेलिवेंट बात मैं ये करूंगा और इसके ऊपर मैं मीडिया के जो अकाबरीन हैं उनकी तवज्जो चाहूँगा कि जिस यानी वीकनेस की निशानदेही इन्होंने की है, उसी के अब करीब मियां नवाज शरीफ साहब नहीं जा रहे। मियां नवाज शरीफ साहब तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद वो कहते हैं कि नहीं, सिस्टम जो है वो बरकरार रहना चाहिए और मौजूदा हुकूमत जो है ये वोट आउट हो, इसके खिलाफ कोई गैर आईनी इकदाम ना हो, बूट आउट ना हो, हाँ, बूट आउट ना हो, वोट आउट हो। लेकिन अब इसमें आप देखें कि मीडिया
और जो इंटेलिजेंसिया वो जी फ्रेंडली अपोजिशन है जी, अंदर से मिले हुए हैं जी, ये दाएं से मिले हुए हैं, ये बाएं से मिले हुए हैं। अच्छा, अंदर से मिले हुए तो मुझे एक और बात याद आई। मैं एक सेकंड आप नहीं एक मिनट मैं ऐसा पूछ लूँ, ये राना साहब की बात से मेरे ज़हन से निकल ना जाए। आप लोगों का इनके साथ कोई अंडरग्राउंड कोई मामला मुज़ाकरात, ये मुझे एक चिड़िया ने बताया है। देखें जी, चिड़िया देखें जी, इनके साथ नहीं, इनके आपके साथ, काफ लीग के नून लीग के साथ, देखिए चिड़िया मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग के साथ। ये तो हमारी जमात से गए हुए लोग हैं। नहीं जी, आप गए हुए लोग हैं, ये वाली लड़ाई ना वजह से जो है वो चले गए थे। नहीं पार कर दिया है। नहीं बाकी सबके लिए हम नहीं नहीं, कोई मीर जाफर मीर सादक नहीं है, दो इधर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो दो मीर जाफर और मीर सादक मुल्क छोड़कर पार्टी को छोड़ के चले गए थे वो भी मार्क्ड हैं। ये बातें मत करें, लड़ाई करनी है तो सीधी बात सिर्फ इतनी है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारी रजिस्टर्ड है, नून लीग बाद में रजिस्टर हुई है इलेक्शन कमीशन के साथ। क्यों छोड़ें? इसका मतलब है अलहदा कौन हुआ? 12 अक्टूबर 1999 को कौन जमात थी, कौन लीडर था, कौन उसको छोड़ के भागा? बात तो ये है। और मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ, आज का प्रोग्राम इस बात का रिकॉर्ड है कि क्यों लीग में मासवाए 3-4 लोगों के, जो को गुजरात से कोई इधर उधर से 2-4 सीटें लेके बस उतनी की लीडरशिप ये रहेगी, बाकी तमाम लोग अगले इलेक्शन में ये वापस आएंगे और जिनको हम लेना चाहते हैं वो वापस आ जाएंगे, जिनको नहीं लेना चाहते उन्होंने फिर गुजारा करना ही ना। चलें देखेंगे इनके गुरूर का सिर जिस वक्त नहीं, ये गुरूर नहीं है, ये हकीकत है। ये नवाज शरीफ साहब के बड़े शदीद इल्जामात जी, बड़ी शदीद लैंग्वेज कहना चाहिए, हार्श लैंग्वेज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। कब? ये पिछले दिनों जब उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ नहीं, हम तो जमहूरियत के साथ। ये तो बड़ी यानी सही बात है। अपोजिशन कभी जो है वो यानी गवर्नमेंट के साथ नहीं होती, वो सिस्टम के साथ होती है। नहीं जी, 12 अक्टूबर तक बड़े बयान ऐसे आएंगे। उन्होंने ये कहा है, ये तो कोई इस तरह की बात नहीं है कि NRO ज़्यादा तमाम वज़रा को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। ये उनका एक नुक्ता नज़र है। और ये हुकूमत करप्ट है, नाअहल हुकूमत है। बिल्कुल, ये यानी अपोजिशन फिर और क्या कहेगी कि ये हम और असासाजात वो लेके आए, जो है वो असासाजात वो लेके आए, हम लाए ना लाए। अपोजिशन का तो काम ही है। आपका क्या असल साहब देखिए, बात हमने पहले भी हम सियासी तौर पे एक दूसरे के आमने सामने थे और अगले इलेक्शन में भी। अगर मियां नवाज शरीफ साहब आज ये कह दें कि ये तो हुकूमत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हुकूमत चल रही है, तो अगले इलेक्शन में उन्होंने हमारे सामने खड़ा होना है, हमने और उन्होंने मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है। और मियां नवाज शरीफ साहब अगर तनकीद हमारी हुकूमत पे करते हैं तो उनका एक हक है, सियासी हक है। पॉलिटिकल एतराज़ात ठीक है, स्ट्रेटजी पे, पॉलिसीज पे, परफॉर्मेंस पे, आप कह लें कारकर्दगी पे, वो और बात है। वो कहते हैं करप्ट है, ये सियासी अब मैं यही बात ये बिल्कुल यही मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूं। करप्ट गवर्नमेंट, ये एक सियासी इल्जाम है। मेरी बात मैं आपको पहले कह रहा हूं, माली ये माली इल्जाम जो है, आप निसार साहब देखें कि अब तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनने की पाबंदी खत्म हो गई है और उन मियां नवाज शरीफ साहब ने अब नेचुरली ज़रा खुल के सामने आना है और खुल के उन्होंने हुकूमत पे तनकीद करनी है। उनका हक है, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं, हम उनके हक को वेलकम करते हैं क्योंकि जमहूरियत का ये हुस्न है। और वो जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, जो भी हमारे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, उसका फैसला अवाम ने करना है। आपकी तरफ, मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ, उसका फैसला आपने अभी खुद कहा है कि अवाम को करने दें। अगर हम बुरे हैं, हम करप्ट हैं, हमने लोड शेडिंग बढ़ाई है, हमने महंगाई की है, इन तमाम चीज़ों का फैसला इस प्रोग्राम में नहीं होना। ये जब अगले इलेक्शन आने हैं, हमने भी जानना है, इन्होंने भी जानना है, लोगों ने हमारी बात भी सुननी है, हमारा माजी भी देखना है, इनका माजी भी देखना है। उनको फैसला करने दे, जो फैसला करेंगे हम उनको वेलकम करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे तीनों बारी बारी। आप बेसिकली तो एक ही क्लैन, कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस। ये 200-225 रुपया किलो दाल, 450 रुपया केजी मटन, ये भी जमहूरियत का ही कोई हुस्न है? ये भी इनकी कोएलिशन है। मैं इसका जवाब देता हूँ, ये भी कोएलिशन। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जवाब देता हूँ। इसमें मैं इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि महंगाई हो रही है, लेकिन आप हसन भाई ये देखते हैं कि लोगों की जो आमदन है, कभी किसी प्रोग्राम में आपने बताया है कि लोगों की आमदन जो है वो कितनी बड़ी है? एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि
60 रुपए से 80-100 रुपए तक डेली मजदूर की मजदूरी थी। आज मजदूर 350-400 डेली का लेता है। मैं भुगत रहा हूँ। अच्छा, आप भुगत रहे। मिस्त्री जो था, मैं सबसे जो मतलब के लोएस्ट जो हमारा, हाँ जी, मिस्त्री जो था उसकी अब 1200 रुपए तक, जो 200 रुपया लेता था, 1200 रुपया एक दिन की दिहाड़ी है। वो हम कभी बैठ के किसी प्रोग्राम में नहीं कहते कि ये गवर्नमेंट ने लेकिन जो बिजली नहीं है, जो बिल आ रहे हैं, जो तेल नहीं है, जो आटा नहीं है, आपकी वजह से है ना, आपने बेड़ा गर्क कर दिया आप लोग बेचारे, आप बेचारे, बिल्कुल हम बेचारे। 3 साल हो गए आप अभी तक बेचारे बने। मुल्क का बेड़ा गर्क आप कर रहे हैं। अब आपने बड़ा गर्क किया। 150 अरब के डिफॉल्टर है इन्होंने। अच्छा, दो चीजें और मैं आपके लिए मिलानी चाहता हूँ। ये सत्यानाश का केस है, सत्यानाश ये कर रहे हैं, मिलके सवा सत्यानाश। ये सवा देखिए बात पाँव ही नहीं आ रहा। ये सवा सत्यानाश नहीं बल्कि सवा 8 सत्यानाश इन्होंने कर दिया। जो अब दहशतगर्दी है और ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये लाने वाले आमर हैं और उनके वो मैं आपको चैलेंज करती हूँ इस वक्त आपके प्रोग्राम पे, इनको चैलेंज करती हूँ। ये एक रिपोर्ट इन्हीं की हुकूमत की जारी की हुई नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, जिसमें नवाज शरीफ ने अपने असासाजात और ये अपनी जो डिफॉल्ट थी 30 अरब के करीब है, ये उस वापस करने का वादा किया था, जो टू डेट नहीं हुई। ये डेट इनके हुकूमत की बनी हुई है। मैं इन्हें, ये बिल्कुल झूठा डॉक्यूमेंट है, आप सच्चा डॉक्यूमेंट लाएं। आपके सामने मैं चैलेंज करती हूँ, ये आप लें, टीवी पे दिखाएं, अगले प्रोग्राम में इनको बुलाएं और उनको कहें कि इन्होंने ये अदा किया। इस मुल्क की तबाही करने वाला ये नवाज शरीफ और शरीफ खानदान का ये लोनबाजी, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये जंग और टेररिज्म नहीं है, वहाँ पे ये इनकी कमजोरियां जो अब तक कंटिन्यू है। जो है पंजाब को इन्होंने खत्म किए बैठे, पंजाब को इन्होंने बिल्कुल खत्म किया। मैं चैलेंज करती हूँ, क्या ये बताएंगे? ये इनके साथ मुख मुका कर आके कहते हैं जी हम जरदारी के एहसासाजात की बात होती है तो ये इन्हीं के लीडर कहते हैं उसको को पैसे घर लाए। जब उनके एहसासाजात की मैं बात करी हूँ तो कहते हैं डॉक्यूमेंट जाली है, हिसाब तो देखें कि किस तरह लुट गया, ये किस तरह पंजाब खत्म हो गया। सड़कों के ऊपर आप अच्छा मुझे एक बात, पागलों की तरह जो है ना, नहीं ये जो अब शेर भी ढींचू करने लगे तो और क्या रह जाएगा। शेरों को धारना ही चाहिए, ढींचू नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह। लो जी, इजाजत है जनाब। थैंक यू राय साहब। अच्छा जी, थैंक यू, मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी जी आपका। थैंक यू, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वैसे हसन साहब वो ये जो डॉक्टर साहब थे, इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि पीपी और नून की जो साजे की हंडिया है वो हमारे ही चौराहे में फूट जाए लेकिन उन्होंने बचा ली है। राणा साहब आपको देखिए, अब जो अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपने बरकरार रखना है ना, तो फिर एक दूसरे को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। उसकी वजह ना उन्होंने मुल्क छोड़ के चले जाना, ना हमने छोड़ के चले जाना। बिल्कुल। और गवर्नर साहब की जो आपने बात की है, सीएम साहब का को मशवरा तो आपने दे दिया है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने तो उनकी बातों को रिस्पॉन्ड हम करते हैं, हमने कभी खुद से बात नहीं की। उनको भी आप समझाएं कि वो इस मर्तबे की जो अहमियत और जो इसका यानी मकाम है ना, उसको वो समझे जहाँ पे वो बैठे हैं। मुझे आपके अज़ाइम अच्छा नहीं लग रहा थानेदार साहब। नहीं अज़ाइम मेरी कुछ सोच रहा हूँ नहीं होता। हाँ। शीन शेर वाला, बिल्कुल शेर वाला शीन वो बैंड है। अच्छा, वो उसका मैं आपको ना बड़ा अच्छा गाना, वो आए थे गली में ना गुम हो गए, मैं ढूंढ के लाता हूँ, मैं असल में उनको लेके आता हूँ। ये राना साहब ये जो ग्रुप आ रहा है ना बैंड, जी, इसका नाम बड़ा दिलचस्प है, शीन। अच्छा, मैं इन लोगों से मिला तो राना साहब से जी बिल्कुल। आप अपना तारुफ कराएं ना जरा। मैं असफंदियार। असफंदियार? जी हाँ। असफंदियार क्या है भला? मतलब भेड़िए का दोस्त। हाँ ये मतलब है। अच्छा आप बताओ। समर अब्बास। समर अब्बास। समर अब्बास सादा सा नाम है। फल अब्बास शेर कोई कहते हैं? जी बिल्कुल। अरबिक में उसामा, फहद, चीता, शेर बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा समर फल को क्या आप? राहील सोलंकी जी। सोलंकी? जी बिल्कुल सोलंकी ये जात है? जी बिल्कुल जात है। ये बताएं आप लोगों के बैंड का नाम शीन, अभी मैं राना साहब से बात कर रहा था, ये कुछ शेम वाला? नहीं सिर्फ शीन से शेम नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। अच्छा ठीक है। तो ये इंग्लिश का वर्ड भी होता है जो आप थोड़ा सा। जी बिल्कुल। अच्छा,
ये शीन, ये शीन जो है इसका मतलब होता है ब्राइटनेस, ठीक है, लाइटनिंग। सुभान का लफ्ज़ है, ये इंग्लिश का वर्ड है शीन। SHEEN, SHEEN। अच्छा जी, आप डिक्शनरी में है ये वर्ड। शाइन का कोई जी, brightness। जी, it's an artistic word basically. It's a surface which emits light. अच्छा, तो सुनाएंगे क्या? हम जो बैकग्राउंड है जी जी वो किसी यानी फैमिली से है या आप अपने तौर पे आपको शौक हुआ? नहीं, फैमिली में तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हम लोग खुद ही। अच्छा, तो आपको निकाला नहीं घर वालों ने? क्यों? नॉर्मली नहीं, क्या सुनाएंगे? आप में से कैप्टन कौन है? कैप्टन वोकलेस जी। हाँ, ये सारे तो कैप्टन है, बट अरे ये तो आपने वो बात की, बिच्छुओं की कतार जा रही थी, किसी ने पूछा कि तुम में से सरदार कौन है, उसने कहा जिसकी दुम पे पाँव रखो वही सरदार है। तो आप भी सारे सरदार हैं। सुनाए, वोकलिस्ट कौन है? मतलब आप हैं जी, गाना मैं गाता हूँ। आप गिटार और मैं ड्रम्स प्ले करता हूँ जी। अच्छा, जाहिर है आप तो बस rhythms not be देता playing हूँ। anything because there is Yeah, but I'll be giving them rhythm with my hand. ओके। क्या सुनाएंगे? ये हम लोग का गाना है, अभी हम लोगों ने इंटरनेट पे रिलीज किया है सर। अच्छा। और इसका वीडियो जो है वो इन प्रोसेस है। अच्छा। और विद इन अ मंथ ये ऑन एयर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए, अल्लाह आपको कामयाब करे, सुनाएं, देखते हैं। एक दूजे में गुम खोई हुई तेरी मेरी आंखें, उलझी सुलझी पहेली जैसी खामोशी रातें, ना जा नाराज हो तो खुल के कहो, दिल में है जो बातें, अधूरा हूँ मैं तुम बिन यहाँ, ऐसे नहीं जाते, ना जा ना जा। Don't just leave, things will get better. I need you now to be together. Don't just leave, things will get better. I need you now to be together. इतनी जल्दी है क्या, शाम ढलने तो दो ना, जो मैं कह ना पाया आज कहने तो दो ना। जीना तेरे बिना कैसा, जीना तेरे बिना कैसा, ना जा ना जा। शायरी हमारी अपनी, बेशक लिखते भी हम खुद ही हैं, और अरेंज और कंपोजिशन नहीं, मिलजुल के शायरी जी बिल्कुल, बैठ जाते हैं और शायरी बता रहे हैं, होममेड किस्म की।